हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 100 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है हमसे कि हमारी दो एक्टिविटीज हैं ए एंड बी, जो कि हमारी स्टार्ट हो रही हैं इंडिपेंडेंटली। तो हमारी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज वो होंगी विच आर पैरेलल एक्टिविटीज। पैरेलल एक्टिविटीज हमारी इंडिपेंडेंट कैसे होंगी? बिकॉज ये हम साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। दे कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, और दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सपोज किसी घर के कंस्ट्रक्शन के दौरान हमारे दो एक्टिविटीज हैं। एक हमारी एक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल फिटिंग को फिक्स करना, और एक दूसरी एक्टिविटी है सैनिटरी फिटिंग्स को फिक्स करना। तो ये दोनों एक्टिविटीज जो हैं ये हम पैरेलली कर सकते हैं, और दोनों एक्टिविटीज हमारी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज को हम कहेंगे दे आर इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज विच आर ट्रीटेड एज पैरेलल एक्टिविटीज। तो यहां पर दो एक्टिविटीज हैं जो इंडिपेंडेंटली स्टार्ट कर सकते हैं, ए एंड बी। तो इसको हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, दे आर पैरेलल एक्टिविटीज। दिस इज एक्टिविटी ए एंड दिस इज एक्टिविटी बी। उसके बाद बोला जा रहा है कि हमारी एक और एक्टिविटी है विच कैन बी स्टार्टेड ओनली व्हेन ए एंड बी हैव बीन कंप्लीटेड। ई को हम तब स्टार्ट कर सकते हैं जब ए और बी हमारा कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल एक्टिविटीज हमने माना, तो इसको अगर आप ऐसे डिनोट करते हो कि दिस इज एक्टिविटी ई, और ये बोला रहा है कि हमारा ई जो है वो ए और बी के दोनों के कंप्लीशन पर डिपेंडेंट है। तो ए तो आपकी बी के साथ ये सीरियल एक्टिविटी हो गई, बी एंड ई आर सीरियल एक्टिविटीज, बिकॉज आपको और ए हमारी जो है इंटरडिपेंडेंसी आपको ई पर शो करनी है। तो इसके लिए आपको एक डमी इंट्रोड्यूस करना होगा, विच इज डमी एक्टिविटी, विच इज अ कनेक्टिंग लिंक, जिसके लिए कोई टाइम और रिसोर्सेस नहीं चाहिए। केवल ये इंटरडिपेंडेंसी को इंडिकेट कर रही है कि हमारा जो ई की स्टार्टिंग है वो ए के कंप्लीशन पर डिपेंड कर रही है। तो ए हमारा जब कंप्लीट होगा तभी हमारी जो एक्टिविटी ई है वो स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद बोला जा रहा है कि एक्टिविटी डी जो है वो ए को फॉलो करती है, यानी डी जो है वो हमारी सक्सेसर एक्टिविटी है। इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी इज डी। ठीक है, एंड प्रीसीड्स एफ, और डी इज ऑल्सो प्रीडिसेसर एक्टिविटी फॉर एफ। यानी इसके बाद एक और एक्टिविटी हो रही है जो कि हमारी एफ से पहले हो रही है, यानी विच इज डी, यानी डी को एफ से पहले होना है। और एक्टिविटीज ई और एफ जो है एक ऑब्जेक्टिव इवेंट पर मिल जाते हैं, यानी ई और एफ ये अगर हमारा इवेंट है, कंप्लीटेड इवेंट, जो कि इस पूरे नेटवर्क को कंप्लीट कर रहा है, तो हमारा ई और एफ ये मर्ज हो रही है एक ऑब्जेक्टिव इवेंट पे। तो हमारा नेटवर्क ये हमारा जो कहलाएगा ये नेटवर्क प्लान कहलाएगा। अगर आप देखेंगे इससे जो हमारा मिलता जुलता ऑप्शन है वो है हमारा करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो यहां पर 91 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्रिटिकल पाथ मेथड की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड है ये हमारा प्रोजेक्ट नेटवर्क्स एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, और इस मेथड को डिस्कवर किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय डुपॉन्ट एंड स्पैरी रैंड कॉरपोरेशन थी जिसने इस मेथोडोलॉजी को इन्वेंट किया था इन 1957। ये आपको याद रखने की जरूरत है, और ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ पर्ट एक्टिविटी से डिस्कवर किया गया था। और ये जो हमारा मेथड है, दिस इज यूज्ड फॉर रेपिटेटिव टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स।
रेपिटेटिव टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि जो एक्टिविटीज हमें इस प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए परफॉर्म करनी है, वहां पर हम फेयरली टाइम या एक्यूरेसी के साथ हम टाइम एस्टिमेट कर सकते हैं, जिसका हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस है। सपोज जो हमारे कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस होने की वजह से जो भी हमारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वहां पर हम फेयरली जो टाइम लगने वाला है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, वो हम फेयरली सिंगल टाइम एस्टिमेट से फोरकास्ट कर सकते हैं। तो यहां पर बिकॉज दिस इज अ एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड, हमारी एक्टिविटी टाइम्स के लिए हमने पुरानी वीडियोस में भी मैंने बात किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोट्स। तो यहां पर फ्री फ्लोट का रिलेशन पूछा जा रहा है हमसे। तो जो फ्री फ्लोट होगा, अगर यहां पर देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोट्स आर गिवन, तो अगर सभी इक्वेशंस को आप देखोगे, यहां पर आपको फ्री फ्लोट जो है वो हमारा टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैक के बराबर होता है। तो अगर आप यहां पर देखोगे कि हेड इवेंट स्लैक हमारा मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इट कैन बी 0। तो हमारा फ्री फ्लोट जो होगा इस केस में इट इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू टोटल फ्लोट। तो एक हमारा केस ये हो सकता है। दूसरा केस अगर इंटरफेरिंग फ्लोट के टर्म्स में देखेंगे, तो इंटरफेरिंग फ्लोट जो है टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट के बराबर होगा। और जो इंडिपेंडेंट फ्लोट और फ्री फ्लोट में रिलेशन देखेंगे, तो जो फ्री फ्लोट है दैट विल बी इक्वल टू इंडिपेंडेंट फ्लोट प्लस टेल इवेंट स्लैक। इनके एक्सप्लेनेशन के लिए आप पुराने वीडियोस रेफर करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इस रिलेशन से आप अगर मैथमेटिकली देखेंगे कि जो फ्री फ्लोट है वो हमारा जो वैल्यू है वो हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू इंडिपेंडेंट फ्लोट है। बिकॉज अगर टेल इवेंट स्लैक हमारा 0 होगा तो उस केस में हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट के बराबर हो जाएगा फ्री फ्लोट। और अगर टेल इवेंट स्लैक जो हमारा इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा जो फ्री फ्लोट होगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट फ्लोट से ज्यादा होगा। तो अगर इन दोनों कंडीशंस को आप यहां पर देखेंगे तो फ्री फ्लोट जो है इट इज ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट फ्लोट, लेस देन इंडिपेंडेंट फ्लोट इज नॉट पॉसिबल, greater than total float is not possible. So it is equal to or less than the total float. तो ऑप्शन 2 और 3 जो है ये करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको मैथमेटिकली जो इक्वेशंस हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोट्स की, उनको आपको ध्यान रखनी है और उससे आपको कोरिलेट करके आंसर देना है। उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिगार्डिंग द ड्यूरेशन एंड द ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में हमारी दो तरह की कॉस्ट होंगी। एक हमारी जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, और दूसरी तरह की जो कॉस्ट है जो हम प्रोजेक्ट में यूज करेंगे दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट हमारी प्रोजेक्ट में वो कॉस्ट होगी जो डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं उनको कंप्लीट करने के लिए जो भी हमारा पैसा लग रहा है, जो भी हमारे रिसोर्सेज लग रहे हैं, उसमें हम क्या पैसा लगा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली एक्टिविटीज में हम वो एक्सपेंडिचर असाइन कर सकते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। तो जो भी एक्सपेंडिचर होगा डायरेक्ट कॉस्ट के अगेंस्ट वो हम एलोकेट कर सकते हैं टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज जो भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। एलोकेट टू इंडिविजुअल एक्टिविटीज फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इस कैटेगरी में जो हमारी कॉस्ट आती है, सपोज आपकी कॉस्ट आएगी एक हमारी लेबर की कॉस्ट। किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए हम लेबर की कॉस्ट असाइन कर सकते हैं उस एक्टिविटी की। उस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए हमारी मटेरियल की कॉस्ट असाइन कर सकते हैं, इक्विपमेंट की कॉस्ट असाइन कर सकते हैं। तो ये सारी जो कॉस्ट हैं ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट एक्सपेंडिचर में आती हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट हैं जो हम क्लियरली एलोकेट नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी क्लियरली एलोकेटेड टू इंडिविजुअल एक्टिविटी। जो भी हमारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं प्रोजेक्ट
को कंप्लीट करने के लिए हमें उनको पूरा करना होगा, उसमें हम इंडिविजुअल एक्टिविटीज के अगेंस्ट पैसा नहीं एलोकेट कर सकते। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज आउटेज लॉस और दूसरा कैटेगरी का लॉस है जो ओवरहेड लॉस। ठीक है, ओवरहेड लॉस इसमें हमारा सुपरविजन कॉस्ट, जो भी हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं उनके सुपरविजन के लिए जो भी आप इंजीनियर्स रखोगे उसमें जो आप पैसा दोगे वो हमारे ओवरहेड लॉसेस में, ओवरहेड कॉस्ट में आएंगी। ये ओवरहेड लॉस या ओवरहेड कॉस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और आउटेज लॉस में हमारे वो लॉसेस आएंगे, सपोज आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम नहीं होने की वजह से आपका जो क्लाइंट है उसने आपको पेनल्टी लगा दी, तो ये हमारा अननेसेसरी का ओवरहेड बढ़ गया एंड दिस इज कैटेगराइज्ड अंडर आउटेज लॉस, पेनल्टी ड्यू टू डिले इन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, और कुछ और भी एक्सपेंडिचर होंगे जो हमारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव या इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड होंगे, वो आपको आउटेज लॉस में रखने होंगे। जो आपका लॉस इन प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट होने वाला था अगर उतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो इट विल बी कॉल्ड इन लॉस इन प्रॉफिट। तो जो वो लॉस हुआ वो हमारा इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं ये आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट में कैटेगराइज किए जाते हैं। अगर अब इसका ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट के साथ हम ग्राफ में देखें, तो अगर हम सिर्फ पहले डायरेक्ट कॉस्ट का देख लेते हैं तो हमारा दिस इज द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और ये हमारा ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट है। तो हमारा इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा। तो ये मान लेते हैं कि दिस इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसके अगेंस्ट हमारी जो कॉस्ट लगने वाली थी वो हमारी नॉर्मल कॉस्ट थी। अब अगर हमें कम कॉस्ट में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, कम ड्यूरेशन में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो आपको एडिशनल रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो आपकी कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी और जो मिनिमम पॉसिबल टाइम है जिसमें प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर सकते हैं, जिसे आप क्रैश टाइम बोलते हो, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होगी जो मैक्सिमम होगी, तो दिस इज कॉल्ड क्रैश कॉस्ट। ठीक है, तो इस आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप टाइम को रिड्यूस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइम को, वैसे वैसे आपकी डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक है, बिकॉज आपको एडिशनल रिसोर्सेज डिप्लॉय करने होंगे कम टाइम में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब अगर देखें हमारे, तो ये हमारा कहलाएगा डायरेक्ट कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पर डायग्राम में जो आपको दिख रहा है रेड कलर में, दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट कर्व। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट कर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ये हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये हमारा ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट है। तो हमारा जो सुपरविजन एंड ओवरहेड कॉस्ट है, जो आप इंजीनियर्स डिप्लॉय कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए डे टू डे बेसिस पर, और जो हमारे उनके करस्पॉन्डिंग ओवरहेड्स आ रहे हैं, वो आपका लीनियरली वेरी करते हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, ठीक है, तो उसका कांस्टेंट रेट ऑफ स्लोप होगा वो डेली ओवरहेड्स के बराबर होगा। पर होगा क्या, जो कि हमने फोरकास्ट नहीं होगा, ड्यू टू डिले इन प्रोजेक्ट आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो क्लाइंट है वो आपको पेनल्टी लगा सकता है, तो वो वेरी करेगा। एंड दिस ओवरहेड कॉस्ट इज गिवन बाय दिस एरिया। जो ये ऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे आउटेज लॉस को दिखा रहे हैं। जो लॉस इन प्रॉफिट्स होगा, जो पेनल्टीज होंगी वो इसमें आएंगी। तो हमारा जो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट का कर्व बनेगा वो नॉन लीनियर बन जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट कर्व। तो हमारा ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट कर्व। इसमें ओवर आउटेज लॉस और सुपरविजन प्लस ओवरहेड कॉस्ट दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ को अगर आप एक सिंगल ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में, बिकॉज टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस डायरेक्ट कॉस्ट है, दिस ब्लैक कलर कर्व इज टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कर्व। ठीक है, जो कि ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, दिस इज द मिनिमम प्रोजेक्ट टाइम जिसमें हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। दिस इज कॉस्ट इज मैक्सिमम कॉस्ट, जिसे हम क्रैश कॉस्ट बोल रहे हैं, एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू क्रैश टाइम। ठीक है, और ये हमारा एक टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट है, विच इज कॉल्ड ऑप्टिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो यहां पर जो पॉइंट आपको मिल रहा है ये ऑप्टिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट मिल रहा है। ध्यान रखने वाली बात है कि ये हमारा मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट नहीं है, ये ऑप्टिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट है, जिसके करस्पॉन्डिंग जो टोटल कॉस्ट है वो हमारी मिनिमम है। दिस टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, मीन्स हमारा
इतने टाइम में अगर आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगी वो मिनिमम होगी इस समय। इसी वजह से इसको ऑप्टिमम प्रोजेक्ट टाइम और मिनिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बोलते हैं। अगर अब इस ऑप्टिमम ड्यूरेशन से आप थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ता जाएगा। अगर आप इसको कम टाइम में करना चाहेंगे तब भी हमारा प्रोजेक्ट टाइम बढ़ेगा और हमारा क्रैश टाइम के करस्पॉन्डिंग आपको सबसे ज्यादा रिसोर्सेज डिप्लॉय करने पड़ेंगे, जिसके करस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट रिलेशनशिप दे रहा है। दिस इज इनडायरेक्ट कॉस्ट जो टाइम ड्यूरेशन के साथ प्रोजेक्ट का बढ़ेगा और डायरेक्ट कॉस्ट टाइम ड्यूरेशन के साथ घटेगी, बिकॉज आपको इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट में आपको रिसोर्सेज ज्यादा डिप्लॉय करने पड़ेंगे, तो इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो कम होगी। और जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा आपके जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो कॉस्ट है वो हमारी कम होती जाएगी और टोटल कॉस्ट ऑफ कर्व आपको इस तरह कुछ मिल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। इन टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट क्रैशिंग इज डन। टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑप्टिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट में कंप्लीट हो जाए, सो दैट हमारे जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम कॉस्ट लगे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वी डू द क्रैशिंग बाय डिप्लॉइंग द एडिशनल रिसोर्सेज। हम ये देखते हैं कि हम किन किन एक्टिविटीज को कम पैसे लगाकर उनकी जो ड्यूरेशन है वो कम कर सकते हैं, सो दैट हम ऑप्टिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट तक पहुंच सकें और हमारे एज ओवरऑल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो हमारी मिनिमम हो जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको किसी भी प्रोजेक्ट नेटवर्क में क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना होता है। उस क्रिटिकल पाथ में की जितनी भी एक्टिविटीज हैं हर एक्टिविटीज का आपका कॉस्ट स्लोप निकालना होता है। कॉस्ट स्लोप निकालने से आपको ये पता चल जाता है कि आपका किस एक्टिविटी के ड्यूरेशन को कम करने से हमें जो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो कम होगी विथ मिनिमम कॉस्ट। तो हमें सबसे पहले वो एक्टिविटी का ड्यूरेशन रिड्यूस करना है जिसको रिड्यूस करने में आपको कम पैसे की रिसोर्सेज लगाने पड़ रहे हैं, मींस मिनिमम कॉस्ट के साथ आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम हो रहा है। ठीक है, और ये करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो अदर देन क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज है, मींस जो एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ के अलावा हैं में नहीं लाई कर रही हैं, ऐसा तो नहीं कि जब आप ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट कम कर रहे हो तो दूसरा कोई पाथ हमारा क्रिटिकल पाथ बन जा रहा है। तो ये चीज आपको इंश्योर करनी है, अदरवाइज उस पाथ के अलोंग भी आपको फिजिबिलिटी देखनी है कि हमारा जो एक्टिविटीज हैं उनको हम क्या क्रैश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एन ओरिजिनल क्रिटिकल एक्टिविटीज जो हमारी क्रिटिकल पाथ के अलोंग थी एंड दोज दैट बिकम क्रिटिकल एट एनी स्टेज ऑफ क्रैशिंग। जब आप क्रैशिंग कर रहे हो यानी किसी भी एक्टिविटी जो क्रिटिकल पाथ पर है उसके प्रोजेक्ट को कम कर रहे हैं बाय डिप्लॉइंग एडिशनल रिसोर्सेज, जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ जा रही है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है और हमेशा क्रैशिंग जो करनी है असेंडिंग यानी मिनिमम कॉस्ट स्लोप से आपको क्रैशिंग स्टार्ट करनी है। मींस पहले उस एक्टिविटी के ड्यूरेशन को रिड्यूस करना है जिससे आपको टाइम ड्यूरेशन भी कम हो जा रहा है और कम पैसे में आपका रिसोर्सेज आपको डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो प्रोजेक्ट नेटवर्क दिया हुआ है यहां पर आपको 4 एक्टिविटीज दिख रही हैं, जहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि हर एक्टिविटी के लिए देयर आर 3 टाइम एस्टिमेट्स। 3 टाइम एस्टिमेट्स का मतलब है कि वी हैव टू एनालाइज इट बाय PERT नेटवर्क एनालिसिस, जहां पर हम 3 टाइम एस्टिमेट्स करते हैं और जो 3 टाइम एस्टिमेट्स हैं हमारे दे आर रिटेन इन सीक्वेंस T0, TL एंड TP। यानी हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी पॉसिबल है, जो हमारा मोस्ट लाइकली टाइम है, और हमारा पेसिमिस्टिक टाइम। तो अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो इसका जो सीक्वेंस होगा कुछ इस तरह होगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट पेसिमिस्टिक टाइम, जो मैक्सिमम टाइम है उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जो हो सकता है, और दे आर डिटरमाइंड फ्रॉम द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि जो PERT नेटवर्क है उस पे जो हमारी एक्टिविटीज लाई करती हैं वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन से एस्टिमेट की जाती हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा एवरेज टाइम है उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए बेस्ड ऑन वेटेज
बाई दिस इक्वेशन इज डिटरमाइंड। और उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज गिवन बाई TP माइनस T0 बाई 6। ठीक है, तो अगर यहां पर पूरे प्रोजेक्ट का आपको देखना है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है इस नेटवर्क के लिए आपको एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, तो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा, प्रोजेक्ट नेटवर्क दैट इज समीशन ऑफ ऑल सिग्मा टी। जो हमारा प्रोजेक्ट नेटवर्क अगर क्रिटिकल पाथ प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहे हैं तो क्रिटिकल पाथ के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज होंगे तो सिग्मा टी जिसके लिए हमारा ग्रेटेस्ट होगा वो हमारा कहलाएगा क्रिटिकल पाथ, और वही हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी डिटरमाइन करेगा। बट यहां पर आपका क्या है, सिंगल प्रोजेक्ट पाथ है, मतलब सिंगल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैं जिसको आप सिंगल प्रोजेक्ट पाथ कह सकते हैं। तो आपका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा इस पाथ के अलॉन्ग जो हमारा सिग्मा टी होगा, जिसे आप एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी बोल रहे हो, तो समीशन ऑफ ऑल सिग्मा टी इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसे आप एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें प्रोजेक्ट की, तो हमारा जो सिग्मा होगा प्रोजेक्ट के लिए दैट विल बी गिवन बाय सिग्मा ij का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो वेरिएंस होता है। तो आपको करना क्या है, जितने भी एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ के अलोंग हैं उन सभी का स्क्वायर जो वेरिएंस है उनको आपको ऐड करना है, उनका स्क्वायर रूट लेना है, सो ऑन। तो अगर यहाँ पे इस एक्टिविटी को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, और डिफरेंट टाइम एस्टिमेट्स को आप इस तरह अगर हम टैबुलेट करते हैं तो एक्टिविटी A के लिए जो टाइम एस्टिमेट्स हैं वो हमारी 3, 5, 10 है, B के लिए 0, 0, 0 है, C के लिए 3, 6, 9 है, और इसके लिए 4, 9, 11 है। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू डिटरमाइन दी एवरेज टाइम, उसको मीन, दिस इज मीन टाइम, यानी टी लिखा लेते हैं बाई इक्वेशन जो मैंने ऊपर आपको बताई। इसको आप लिख सकते हैं T0 4TL प्लस TP बाई 6। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा इस एक्टिविटी के लिए एवरेज टाइम जो आएगा 5.5, 0, 6, 8.5। अगर इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 20 डेज या 20 यूनिट्स, जो भी हमारी यूनिट्स हैं। तो इस नेटवर्क के अलॉन्ग हमारा 20 दिन चाहिए तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और हेड एक्टिविटी के लिए आपका क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है, यानी सिग्मा ए स्क्वायर निकालना है, जिसके लिए आपको TP माइनस T0 का होल स्क्वायर निकालना होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1.167 का होल स्क्वायर होगा, इसके लिए हमारा 1 होगा, इसके लिए 0 होगा हमारा, इसके लिए हमारा 1 होगा, इसके लिए मेरा 1.167 का होल स्क्वायर होगा। अब आप इनको बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन स्क्वायर वैल्यू, तो समीशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर आप ऐड करोगे, ठीक है, एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा प्रोजेक्ट के लिए वो हमारा समीशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1.927, तो अप्रोक्सीमेटली 1.93 जो होगा ये हमारा पूरे प्रोजेक्ट नेटवर्क का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द क्रिटिकल पाथ इन अ नेटवर्क प्लान ऑफ अ प्रोजेक्ट। जो हमारा किसी भी नेटवर्क में प्रोजेक्ट के जो क्रिटिकल पाथ है, इट हेल्प्स इन प्लानिंग एफिशिएंट टाइम शेड्यूल, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिकेट्स द शॉर्टेस्ट पाथ इन टाइम, दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ का मतलब है कि इस पाथ के जो अलॉन्ग एक्टिविटीज हैं, जो कि क्रिटिकल एक्टिविटीज कहलाती हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए जो हमारा ड्यूरेशन होगा वो लार्जेस्ट होगा। तो दिस इज द लार्जेस्ट ड्यूरेशन, मतलब इस पाथ के अलॉन्ग सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो इट इज टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ। इट इज टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ। मैंने क्रिटिकल पाथ को एक्सप्लेन भी किया था कि टाइम के हिसाब से लॉन्गेस्ट पाथ है, बट मिनिमम टाइम है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये एक्टिविटीज जब तक हमारी पूरी नहीं होंगी हमारा प्रोजेक्ट
अनकम्प्लीट माना जाएगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो इसी वजह कहते हैं कि टाइम वाइज इट इज लॉन्गेस्ट पाथ बट इट इज द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इसलिए कह सकते हैं बिकॉज कि जितना टाइम हमें लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन जो हमें मिल रही है उतना मिनिमम टाइम हमें चाहिए ही चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज उसके अलॉन्ग जो एक्टिविटीज हैं अगर वो अधूरी रह गई तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि क्रिटिकल पाथ इज द टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ बट इट इज द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम जिसमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो सकता है। इससे ज्यादा होगा बट इट इज द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विच इज टेकिंग लॉन्गेस्ट टाइम फॉर इट्स कंप्लीशन। तो इट हेल्प्स इन क्रैशिंग, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इट हेल्प्स इन क्रैशिंग द प्रोजेक्ट जुडिशियली बिकॉज क्रिटिकल पाथ से ही हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं। जब क्रैशिंग करते हैं तो हम जो कॉस्ट स्लोप है, जो हमारा मिनिमम कॉस्ट स्लोप है असेंडिंग ऑर्डर में डिटरमाइन करते हैं हर क्रिटिकल एक्टिविटी का और उसके अकॉर्डिंग क्रैशिंग करते हैं। इट हेल्प्स इन इंकरेजिंग डिसिप्लिन इन एग्जीक्यूशन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1, 3, 4 करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन 2 जो होगा वो गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी कि जो हमारा क्रिटिकल पाथ की कंप्यूटेशन है इट हेल्प्स टू इनकरेज अ लॉजिकल डिसिप्लिन इन द प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। ये प्रोजेक्ट के 3 स्टेजेस हैं, प्लानिंग स्टेज, शेड्यूलिंग स्टेज एंड कंट्रोलिंग स्टेज। तो अगर जो क्रिटिकल पाथ है किसी भी प्रोजेक्ट नेटवर्क में इट हेल्प्स टू इनकरेज अ लॉजिकल डिसिप्लिन। हमारा जो प्रोजेक्ट है हम उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट ऑर्डर बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई हमारा फ्लाईओवर बन रहा है जिसमें हमारा जो क्लाइंट है 2 पार्टीज होंगी। एक तो हमारा क्लाइंट होगा जो काम करवा रहा होगा, जिसने टेंडर अवार्ड किया होगा। तो मान लेते हैं क्लाइंट हमारा रेलवे है और कॉन्ट्रैक्टर कोई हमारी प्राइवेट फर्म है, गवर्नमेंट फर्म भी हो सकती है बट इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर। तो कोई भी मान लेते हैं कि प्राइवेट एक कॉन्ट्रैक्टर है जो रेलवे के लिए फ्लाईओवर का काम कर रहा है। तो होगा क्या, रेलवे की तरफ से एक हमारा इंजीनियर रिप्रेजेंटेटिव होगा और जो इसका हेड होगा इट मे बी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसे आप एक्सीएन बोलते हैं या डिप्टी चीफ इंजीनियर बोल सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट में भी अपना एक इंजीनियर रिप्रेजेंटेटिव रखता है जिसे आप साइट इंचार्ज बोल सकते हैं या साइट सुपरवाइजर भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर साइड से। तो एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर जिसे आप साइट ऑर्डर बुक बोलते हैं, जिसमें जब भी हमारा इंजीनियरिंग रिप्रेजेंटेटिव साइट पर इंस्पेक्शन करने आता है तो अपने ऑब्जर्वेशंस इस साइट ऑर्डर बुक इस रजिस्टर पे अपने ऑब्जर्वेशंस लिखेगा, अपने रिमार्क्स लिखेगा, अपने इंस्ट्रक्शंस लिखेगा फॉर कॉन्ट्रैक्टर। और ये इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में हो सकते हैं, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिफेक्ट्स, जो भी उसको डिफेक्ट्स मिले इंस्पेक्शन के दौरान, क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज, अगर प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा तो भी रिमार्क्स, उस तरह के रिमार्क्स साइट ऑर्डर पे लिखे जाते हैं। तो इट ऑर्डर का मतलब है कि साइट पे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को आपको इस बुक में लिखे जाते हैं। जो भी हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव आपका कॉन्ट्रैक्टर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस बुक में अपनी एंट्री करता है और उसके कॉम्प्लायंस या एक्शन प्लान, उसका कॉम्प्लायंस रिमार्क्स के फॉर्म में, एक्शन प्लान के फॉर्म में कॉन्ट्रैक्टर को यहां पर कमेंट करना होता है एंड ही हैज टू एक्नॉलेज कि व्हाट एक्शन ही हैज टेकन अगेंस्ट दीज इंस्ट्रक्शंस और उसके सिग्नेचर। और इधर हमारे रेलवे रिप्रेजेंटेटिव या जो क्लाइंट है उसके रिप्रेजेंटेटिव के सिग्नेचर। ठीक है, तो इस बुक को बोलते हैं साइट ऑर्डर बुक। तो यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है ऑब्जर्वेशंस ऑफ ओनर आर कॉन्ट्रैक्टर आर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर रिकॉर्डेड इन साइट ऑर्डर बुक। तो इसमें आपका रिप्रेजेंटेटिव भी एंटर कर सकता है, एक्सीएन भी एंटर कर सकता है, डिप्टी सी भी एंटर कर सकता है। और इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी रिमार्क्स या कॉम्प्लायंस देंगे उस पर। रिप्लाई आर एक्शन टेकन शुड आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय द कंसर्न पर्सन यानी कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, और दिस बुक इज टू बी मेंटेन्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ध्यान रखने वाली बात है कि इसको मेंटेन
कॉन्ट्रैक्टर करेगा और उसी की कस्टडी पे वो साइट पे अवेलेबल होनी चाहिए। डिफेक्ट्स एंड क्वालिटी कंट्रोल मैटर्स में आल्सो भी रिकॉर्डेड, जो भी डिफेक्ट्स को मिल रहे हैं, जो भी क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उस पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दे आर दी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या इंजीनियरिंग रिप्रेजेंटेटिव, या जो भी क्लाइंट है जो काम करवा रहा है उसका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो वो ऑर्डर के फॉर्म में, इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में वो इस बुक में रिकॉर्ड करते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस। करेक्ट आंसर ए होगा। उसके बाद आते हैं हमारा द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय F.W. टेलर। तो हमारा जो इनका फुल नेम है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। एंड हिज एक्सपीरियंस फ्रॉम द बॉटम मोस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन गेव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू नो एट फर्स्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स। बेसिकली जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की, उसमें जो वर्कर्स थे, जो नीचे वाले स्टाफ थे, जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को इनको एग्जामिन किया और ये सजेस्ट किया कि देयर शुड बी कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर उन्होंने क्या किया, शॉप लेवल पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को इंप्लीमेंट कराया, जहां पर जो हमारे गुड्स प्रोडक्शन कर रहे हैं एक्चुअल में। तो ही थॉट वन फोरमैन कुड नॉट मैनेज ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन वर्क फॉर डायरेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज एज दे कुड नॉट हैव अ वेरिड नॉलेज, बिकॉज डिफरेंट नेचर का काम हो रहा है ग्राउंड लेवल पर। तो वहां पर हमारे कुछ अलग अलग डोमेन के कुछ एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो वर्कर से काम कराएंगे। ठीक है, तो फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट दिया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे एट लोअर लेवल्स। तो उन्होंने क्या किया कि लोअर लेवल में 8 सेक्टर्स में एक्सपर्टाइज वर्कमैनशिप के लिए 8 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पोस्ट इंक्लूड की, जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज होंगे और दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि वर्कर से को डायरेक्ट करके अपना काम कराएंगे। तो ये दिस सिस्टम इज कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेशलाइजेशन बेस्ड था। तो टेलर ने कहा कि दे एडवोकेटेड 4 मैन शुड पोसेस स्पेशलाइजेशन। तो ये जो 8 लोग थे, ये 4 मैन के नाम से उन्होंने सजेस्ट किया, जिनके पास अपनी अपनी फील्ड की स्पेशलाइजेशन होगी और वो नीचे के एम्प्लॉय से अपना काम करवाएंगे फॉर द रिगार्डिंग द प्रोडक्शन वर्क। तो जो सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, दैट वाज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शोज द एरो डायग्राम इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर जो ए डैश एरो है, आप देख रहे हैं कि इसके प्रोजेक्ट, इसके एग्जीक्यूशन के लिए 0 टाइम लग रहा है। इट मीन्स यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, जो टाइम लग रहा है इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, वो हमारा 0 है। इट मीन्स इट इज नॉट एन एक्चुअल में एक्टिविटी नहीं है। ध्यान रखने वाली बात है कि ए डैश जो है ये एक्टिविटी नहीं है, दिस इज एन ऑपरेशन लिंक। यहाँ पे ये मिसनोमर है कि हम वर्ड यूज करते हैं डमी एक्टिविटी, बट इट इज नॉट एन एक्टिविटी, जिसे बिकॉज एक्टिविटी वो है जिसके लिए टाइम और रिसोर्सेज चाहिए, बट यहाँ पर टाइम और रिसोर्सेज नहीं चाहिए होता। ये केवल एक ऑपरेशन लिंक होता है जो कि इंटरडिपेंडेंसी ऑफ एक्टिविटीज इंडिकेट करता है। इट मीन्स जो सी एक्टिविटी है वो हमारी ए और ए डैश के खत्म होने के बाद ही स्टार्ट हो सकती है। ये हमारी इंटरडिपेंडेंसी को शो कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारी जो डमी एक्टिविटी, इट इज नॉट एन एक्चुअली एक्टिविटी, इट इज ऑपरेशन लिंक, जिसमें टाइम और रिसोर्सेज की कोई जरूरत नहीं है। इट इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द डिफरेंट एक्टिविटीज। उसके बाद आते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पीरियड, प्राइस वेरिएशन क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट कैटर्स टू। तो तुम्हारे समय आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब इनिशियल स्टेज में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टेंडर करती है किसी भी काम के लिए, सपोज अगर आपको कोई भी फ्लाईओवर या आरओबी बनाना है, ठीक है, तो उसका एक सर्टेन कंप्लीशन पीरियड होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और इसको कंप्लीट करने के लिए बीच का जो पीरियड था वो हमारा 3 इयर्स है। ठीक है, जब आपने टेंडर अवार्ड किया और प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बीच में हमारा 3 इयर्स कंप्लीशन पीरियड है। तो जब टेंडर इनिशियली अवार्ड करते हैं तो यहां पर हम रेट फिक्स कर लेते हैं। रेट किसके किसके फिक्स होंगे, हमारे फ्यूल्स के फिक्स होंगे, हमारा जो भी मटेरियल लगने वाला है, जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट होगी वो होगी, और आपकी जो लेबर की कॉस्ट है, ठीक है, जिसमें मटेरियल में बेसिकली हमारा स्टील, सीमेंट होगा, जो एट द टाइम ऑफ अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हमारा एक्सेप्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट या विच इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। और अब होगा क्या, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल एग्जीक्यूशन की स्टेज में होगा, तो जब कॉन्ट्रैक्टर को बिल देना होगा, बिल पेमेंट्स होंगे ड्यूरिंग द एक्सक्यूशन। मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट आफ्टर 2 years जो भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट होगा वो एडजस्टेड पेमेंट होगा। तो ये एडजस्टेड पेमेंट क्या है, ये हमारी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट रेट्स। जो फ्यूल के हैं, लेबर की कॉस्ट है, वो रेट्स हमारे एक्चुअल में क्या है, विच आर इंडिकेटेड बाई सम प्राइस इंडिसेस। इन चारों फ्यूल मटेरियल लेबर के लिए हमारे प्राइस इंडिसेस होते हैं, जो कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम पब्लिश करता है, जिसके बेस पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में हम प्राइस एडजस्टमेंट करते हैं। और जो जिस क्लॉज के अगेंस्ट ये एडजस्टमेंट होता है उसे हम बोलते हैं प्राइस वेरिएशन क्लॉज। प्राइस वेरिएशन का क्लॉज है मतलब है कि आपका जो प्राइस है वो एडजस्ट हो रहा है, जो हमें पेमेंट करना है कॉन्ट्रैक्टर को, बिकॉज स्टील, सीमेंट हो गई, लेबर हो गई, फ्यूल हो गई, ये टाइम के साथ आपके इन सबकी कॉस्ट चेंज होती रहती है। और रेफरेंस आपको इन इंडेसेस से लेना है, जिसके बेसिस पे आपका जो एक्चुअल पेमेंट होगा, एडजस्टेड पेमेंट होगा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस वेरिएशन क्लॉज के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर यही चीज मैंने एक्सप्लेन की है। यहाँ पर मैंने रेलवे बोर्ड का कुछ लेटर वगैरह दिया हुआ है जिसमें प्राइस वेरिएशन क्लॉज का जिक्र है, तो यहाँ पे मैंने रेलवे का जिक्र किया है। और कभी कभी होता क्या है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आपने 3 years दिया, बट आपका प्रोजेक्ट टाइम एक्सटेंशन की वजह से 2 साल और चला, तो इस पीरियड में भी आपका प्राइस वेरिएशन अप्लीकेबल होगा बेस्ड ऑन द प्राइस इंडेसेस, कि हमारा अमाउंट जो इनकी कॉस्ट है वो बढ़ या घट रही है। तो इट केटर्स टू द वेरिएशन इन कॉस्ट इन मटेरियल्स एलिमेंट, लेबर एलिमेंट, पेट्रोल ऑयल, फ्यूल एलिमेंट। तो 3 एलिमेंट है, ध्यान रखना है आपको, मटेरियल, लेबर और हमारा फ्यूल। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमारा जो प्राइस वेरिएशन क्लॉज है उसकी कॉस्ट में ये हमारा वेरिएशन इनकॉर्पोरेट रहता है, जो कि आपको आरबीआई के प्राइस इंडिसेस जो पब्लिश होते हैं टाइम टू टाइम, उसके हिसाब से एडजस्ट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को एडजस्टेड पेमेंट का भुगतान होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियो में फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।